हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या आराम से बिस्तर पर पसर कर सो रही थी। तभी उसकी माँ कविता उसके कमरे में आती है और उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की को खोल देती है। बाहर होती तेज बारिश की बूंदें जब हवा के कारण खिड़की से आकर नव्या के चेहरे को छूती है तो नव्या घबराते हुए उठती है। माँ माँ बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। आई तो नहीं है, लेकिन अगर तूने 5 मिनट में बिस्तर नहीं छोड़ा तो बाढ़ नहीं तूफान आएगा, वो भी बहुत बुरा। क्या माँ, आपको मुझे उठाने का कोई और रास्ता नहीं मिला जो सुबह सुबह बारिश की बूंदों से मेरा मुंह धुलवा दिया। इतनी बारिश में उठकर मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ना है। पहाड़ तो तूने साफ मौसम में भी नहीं तोड़ना, लेकिन मुझे ये आलसियों की तरह तू पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। इतना बोलकर कविता नीचे चली जाती है और कुछ देर में नव्या फ्रेश होकर नीचे आती है और जैसे ही नाश्ते के लिए आवाज लगाने को होती है तो लाइट चली जाती है। ये लो, हो गई पनौती। ये बारिश अपने साथ कीचड़ तो लाती है लेकिन हमारी लाइट को ले जाती है। माँ, कुछ खाने को दे दो, लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। लाइट चली गई है, मैं तो सैंडविच बना रही थी, लेकिन अब टोस्टर नहीं चलेगा, इसलिए नाश्ते के लिए लाइट आने का इंतजार कर। क्या यार, ऐसे मौसम में नाश्ते के इंतजार करने से अच्छा है कि मैं कोई मूवी देख लूं अपने फोन में। लेकिन फोन में मूवी देखने के लिए साथ में मुझे पॉपकॉर्न भी तो चाहिए होंगे ना। वो तो बिना लाइट के गैस पर बन ही सकते हैं। देखती हूँ स्वीट कॉर्न रखे हैं क्या घर पे। नव्या रसोई में जाती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। उसको ऐसे अफरा तफरी मचाते देखकर कविता कहती है, क्यों मेरी रसोई को तहस नहस करने में लगी है? बता क्या चाहिए? माँ, मुझे भुट्टा चाहिए। है क्या? क्यों, उनका क्या करेगी? देख, मेरी गैस बर्बाद करके मैं तुझे भुट्टे सेकने नहीं दूंगी, समझी? सेकूंगी नहीं, पका के उसके दाने निकाल कर पॉपकॉर्न बनाऊंगी कुकर में। उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में पड़े हैं, ले ले। नव्या जल्दी से भुट्टो को निकालकर उसके दाने अलग कर लेती है और फिर एक कुकर में हल्का सा ऑयल डालकर उन भुट्टो के दानों को कुकर में डाल देती है, लेकिन बिना ढक्कन लगाए। कुछ ही देर में दाने फूलने पर वो पॉपकॉर्न की शेप में तो आ जाते हैं, लेकिन कुकर का ढक्कन बंद ना होने के कारण वो उछल उछल के पूरी रसोई में फैल जाते हैं। कोई नव्या के मुंह पर लगता है तो कोई कविता के। ये देखकर कविता कहती है, अरे ये क्या आतंकवादी हमला करवा दिया तूने? जा जल्दी से ढक्कन ढक या गैस बंद कर। माँ, देख नहीं रही हो कैसे उछल उछल कर बच रहे हैं ये? पास गई तो मेरा मुंह लाल हो जाना है। जाती है या मैं करूँ तेरा मुंह लाल? नव्या एक प्लेट से अपने चेहरे को ढकते हुए गैस बंद करती है और फिर पूरी रसोई में फैले पॉपकॉर्न्स को इकट्ठा करके एक बाउल में डालती है और अपनी माँ के साथ हॉल में फोन में मूवी लगाकर देखते हुए कहती है, वाह माँ, क्या बात है, मजा ही आ गया ना बारिश में पॉपकॉर्न खाने का। असली जन्नत तो ये है। लाइट गई लेकिन माहौल में कमी नहीं आने दी। इस दिन के बाद से नव्या को बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने की आदत पड़ जाती है। वो बाहर भी होती तो भी उसको कहीं से भी पॉपकॉर्न चाहिए ही था। ऐसे ही एक दिन नव्या अपने बॉयफ्रेंड राघव के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर राघव नव्या से कहता है, वाओ बेबी, देखो अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसे मौसम में तुम मेरे साथ हो। वो तो है, लेकिन बारिश में मुझे भीगना पसंद नहीं है, बल्कि ऐसी बारिश में कहीं अकेले अंधेरी जगह हो जहाँ बारिश में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा लगे और मैं और तुम दोनों एक दूसरे के करीब हों और बस प्यार ही प्यार। नहीं जी, और बस मेरे हाथ में पॉपकॉर्न हो और साथ में मोबाइल में एक मस्त हॉरर मूवी। आहा, नजारा ही आ जाएगा बारिश का। चलो ना बेबी, तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा ना? हाँ क्यों, क्या इरादा है तुम्हारा? देखो बारिश हो रही है, इसका मतलब। कुछ भी मतलब मत निकालो। वहाँ जाकर बस पॉपकॉर्न बनाकर अच्छी सी मूवी देखेंगे, समझे? चलो अब। और हाँ, तुम्हारे घर पर कॉर्न तो रखे हुए हैं ना? हाँ, खेत है पूरा कॉर्न का। सारे रोमांटिक मूड पर पॉपकॉर्न फेर दिया। राघव और नव्या उसके घर जाते हैं, जहाँ नव्या अपने फेवरेट पॉपकॉर्न बनाती है और बारिश के मौसम में मस्त अंदर बैठकर मूवी एंजॉय करती है।
और बेचारा राघव उसका रोमांस का तो सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बारिश के मौसम के दौरान नव्या घर में कॉर्न ला कर रखती है और जब भी बारिश होती तो पॉपकॉर्न बनाकर खाती है। ऐसे ही एक शाम बारिश नहीं थी और नव्या जब घर आई तो उसने अपने भाई रोहन को अपने लाए कॉर्न का पॉपकॉर्न बनाते खाते देखा, जिस पर वो भड़कते हुए बोली, कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लाए हुए कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाने की? तू जानता नहीं है ये कॉर्न मैंने बचा के रखे थे बारिश के मौसम के लिए, ताकि बारिश आए तो मैं पॉपकॉर्न का मजा ले सकूं। तो तुझे बारिश में खाने होते हैं, मुझे किसी भी मौसम में चल जाते हैं। और अभी मैं मूवी देखने बैठा था तो पॉपकॉर्न तो जरूरी थे। तो खुद के कॉर्न लाता, वो बनाता, गधा कहीं का। तूने मुझे मारा ना, रुक अब तू देख। रोहन अपने बाउल से पॉपकॉर्न फेंक कर नव्या को मारने लगता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और पूरे हॉल का सत्यानाश कर दिया जाता है। इतने में कविता शोर सुनकर हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों गंदी औलादों ने घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है। तुम्हारे बाप ने मुझे नौकर रखा है क्या, जब मैं ये सब सवारती रहूं पूरा दिन? निकम्मी औलादो, किस लिए महाभारत कर रहे हो? माँ, इसने मेरे लाए हुए कॉर्न के पॉपकॉर्न बनाकर खा लिए। मैंने वो बारिश के मौसम के लिए बचा के रखे थे। तो मम्मी देखो ना, इतनी सी बात पर दीदी ने मुझे मेरे सर पर एक जोर से मारा। मैं तो कह रहा था दीदी मैं तुमको ला कर दे दूंगा, लेकिन यह कि सुनी नहीं और मुझे इन्हीं पॉपकॉर्न से मारने लगी। कहती है ले अब खा। हाय राम, कुत्ते कैसे झूठ बोल रहा है। माँ सच्ची में ये झूठ बोल रहा है। नव्या, तेरा अपने छोटे भाई को मारना बंद नहीं हुआ ना? रुक, तेरे पॉपकॉर्न का नशा अभी उतारूं। कविता रसोई से सारे भुट्टे के दाने लेकर आती है और उनको आंगन में फेंकते हुए कहती है, ना रहेंगे कॉर्न, ना बनेंगे पॉपकॉर्न। कविता जैसे ही उन्हें फेंक के अंदर आती है तो जोर से बारिश शुरू होती है। ये देखकर नव्या रोते हुए कहती है, क्या मम्मी, बारिश शुरू होते ही फेंक दिए, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? नव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके भाई को इस बात का बुरा भी लगता है कि उसकी बहन ने डांट भी सुनी और उसे कॉर्न भी नहीं मिले, जिसके चलते तेज बारिश में रोहन घर से बाहर जाता है और दुकान से पैकेट वाले पॉपकॉर्न लेकर अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ता है और नॉक करके बोलता है, दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था मम्मी आपके सारे दाने बाहर फेंक देंगी, माफ कर दो प्लीज। मैं ये पैकेट पॉपकॉर्न लाया हूँ बारिश में जाकर, ये ले लो और मुझे माफ कर दो। रोहन के इतना बोलते ही कुछ देर बाद नव्या दरवाजा खोलती है और उसके हाथों में पॉपकॉर्न के कुछ पैकेट होते हैं, जिन्हें छीनते हुए वो बोलती है, जा जा, तुझे माफ किया। थैंक यू और सॉरी मम्मी के सामने झूठ बोलने के लिए। कोई नहीं। अच्छा सुन, मूवी देखेगा? अभी नई आई है, मैंने डाउनलोड की हुई है। पॉपकॉर्न खाने को दोगी साथ में? चला जा। दोनों भाई बहन इतनी लड़ाई के बाद साथ में मूवी देखने बैठते हैं और बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। कुछ देर में कविता नव्या के कमरे के बाहर से निकलती है तो अंदर दोनों को साथ में बैठकर मूवी देखते देखते खुद से बोलती है, ये मेरी औलाद है भी ना, थोड़ी देर में लड़ने बैठ जाएंगी, फिर थोड़ी ही देर में साथ भी हो जाएंगी। खैर चलो, थोड़ी देर तो शांति होएगी, इतने में सो लेती हूँ। कविता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। समय गुजरता है। बारिशों के मौसम के जाने के साथ नव्या का पॉपकॉर्न खाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पॉपकॉर्न सिर्फ बारिश में भाते थे और जब भी बारिश होती तो उसका भाई रोहन कहीं से भी भुट्टे के दाने ले आता और फिर दोनों भाई बहन बारिश में पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए साथ में मूवी देखते। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और होते भी क्यों ना। आज उन्हें मेले में जो जाना है, शीतलपुर गांव में साल में एक बार मेले का अवसर आता है, इसीलिए हर व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहा होता है। तभी उसी गांव में रहने वाली रूपा अपने घर के चबूतरे से खड़ी हुई अपनी पड़ोसन शर्मिला से बोलती है, अरे ओ शर्मिला, का हुआ? तोहार काम काज अभी तक खत्म नहीं हुआ का? मेला में नहीं जाए के है का? अरे नहीं नहीं रूपा दीदी, जाना है, तभी तो सवेरे से काम काज निपटाने में लगी हूँ। बस सब हो गया, तैयार होना बाकी है। वैसे आप आज क्या पहन रही हो? हम तो अपन भारी सी साड़ी पहन के जाए। मैंने बनारसी साड़ी निकाली है, वही पहनूंगी। अच्छा रूपा दीदी, मैं तैयार होकर मिलती हूँ। इस तरह सभी औरतें मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती है।
जिसके बाद पूरा गांव मेले में पहुंचकर वहां का आनंद उठाते हैं। कोई झूले का आनंद उठाता तो कोई मेले के स्वादिष्ट व्यंजनों का। तभी कुछ औरतें झुंड में खड़ी हुई बातें करती हैं और रूपा बोलती है, अरे शर्मिला, ये मीठा मीठा खाकर तो हमार मन ही अजीब सा हुई गवा। अरे कहवा खोई है, हम तो से बात करते हैं, चल कुछ चटपटा खाएं। वही तो, इसलिए मैं पानी पूरी का ठेला ढूंढ रही हूँ। आपको तो पता है ना कि बिना पानी पूरी खाए मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ना जाने इस बार किसी ने पानी पूरी का ठेला क्यों नहीं लगाया। अरे ऐसन कैसन हो सकत है, कोनो ना कोनो तो लगाए होगा। चल ढूंढत है, ढूंढने से सब मिलत है, तो ई गोलगप्पे का ठेला काहे नहीं मिली है। दोनों गोलगप्पे खाने की चाह में पूरे मेले में गोलगप्पे के ठेले वाले को ढूंढते हुए मेले से बाहर आती है। तभी कुछ दूरी पर एक पुराना सा टूटा फूटा ठेला अचानक गोलगप्पे से भरे हुए ठेले में बदल जाता है और अचानक वहाँ एक औरत खड़ी हो जाती है। तभी दोनों औरतों की नजर उस गोलगप्पे के ठेले पर जाती है, जिसे देखकर रूपा बोलती है, अरे शर्मिला, वो देख गोलगप्पे की दुकान, चल वहाँ चलत है। पर ये गोलगप्पे की दुकान यहाँ अचानक कैसे आ गई? अभी कुछ देर पहले तक तो यहाँ कुछ नहीं था। ये सब छोड़, चलना पानी पूरी खाते हैं, हमरे मुंह में तो पानी आवत है, चल जल्दी। आ जाओ, जल्दी आओ। दोनों जल्दी से ठेले के पास जाती है और रूपा बोलती है, अरे ओ गोलगप्पे वाली बहन, जरा गोलगप्पे खिलाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। तुमने अपने गोलगप्पे का ठेला मेले से इतनी दूर क्यों लगाया है? मेले में लगाती तो तुम्हारी अच्छी बिक्री होती। खाने वाले यहाँ भी आ ही जाते हैं, अब तुम दोनों को ही देख लो, मेरे गोलगप्पे खींच ही लाए ना। दोनों गोलगप्पे खाना शुरू करती हैं और ढेर सारे गोलगप्पे खाने के बाद रूपा तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह गोलगप्पे वाली, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत ही लाजवाब है। तुमने तो गोलगप्पा बनाने में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। वो तो होना ही था, ये कोई साधारण गोलगप्पे थोड़ी है। मतलब? अभी बताती हूँ। देखते ही देखते गोलगप्पे बेचने वाली औरत एक भयानक सी चुड़ैल बन जाती है। इसके साथ गोलगप्पे का रंग एकदम काला और गोलगप्पे का पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर रूपा बोलती है, हे राम जी, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ। क्या हुआ? और गोलगप्पे नहीं खाओगी क्या? खाओ खाओ ना मेरे गोलगप्पे, सबसे अलग है क्योंकि ये चुड़ैल के गोलगप्पे हैं, सबसे अलग चुड़ैल के गोलगप्पे। अरे रूपा, चल भागते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तभी चुड़ैल अचानक हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, कहाँ तक भागोगी? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? हाँ, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे गोलगप्पे वाली चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, जाने दो, हम दोनों को जाने दो। हम तुम्हारे गोलगप्पों की वाहवाही पूरे गांव में फैला देंगे। अरे चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं, पैसे ले लो, हमें जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों ने मेरे गोलगप्पे खाए हैं, अब मैं तुम दोनों को साथ लेकर जाऊंगी, चलो मेरे साथ। दोनों औरतें काफी चीख पुकार करती है, पर उस सुनसान सड़क के किनारे चुड़ैल और उस गोलगप्पे के ठेले के सिवाय कोई नहीं होता। चुड़ैल उन दोनों को उठाकर अपनी भूतिया गुफा के अंदर ले जाती है, जहां और भी कई सारी औरतें उस गुफा में कैद थी, जिन्हें देखकर दोनों बोल पड़ती है, अरे बबीता, तू यहाँ, तू जिंदा है, सब तो समझत रहे कि तू मर गई। हाँ, मैं पिछले 7 साल से इसी गुफा में कैद हूँ। 7 साल से इस चुड़ैल ने सिर्फ औरतों को ही क्यों कैद कर रखा है? हाँ, वो भी जिंदा। पता नहीं, 7 साल पहले मैं और मेरे पति आधी रात को घर लौट रहे थे, तभी अचानक एक ठेला हमारे सामने ना जाने कहां से आया। हम दोनों गोलगप्पे खाने के लिए वहां आए और जैसे ही हमने कुछ ही गोलगप्पे खाए थे, तभी अचानक वो गोलगप्पे वाली औरत चुड़ैल में बदल गई और मेरे पति को मौत के घाट उतार के मुझे इस भूतिया गुफा में ले आई। और तुम तब से यही हो? बिना कुछ खाए पिए तुम जिंदा कैसे हो? और उसने तुम्हारे पति को क्यों मारा? क्योंकि मेरे पति ने इस चुड़ैल के गोलगप्पे में कुछ नुक्स निकाला था, इसलिए चुड़ैल हम सभी औरतों को रोज रोज अपने भूतिया गोलगप्पे खिलाती है और हर शाम ये गोलगप्पे के ठेले को लेकर और कई औरतों को अपने जाल में फंसाकर यहीं ले आती है।
पर आखिर ई चुड़ैल के गोलगप्पे का राज का है, कुछ समझ ना ही आवत है कि चुड़ैल गोलगप्पा काहे बेचत है और ई औरतन के काहे पकड़त है। सभी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी चुड़ैल उनके लिए गोलगप्पे लेकर आती है और बोलती है, आओ सभी, खाने का वक्त हो गया है, ये लो गोलगप्पे खाओ। अरे आओ, डरो मत, मैं तुम सबको मारूंगी नहीं। सभी औरतें चुड़ैल के डर से गोलगप्पे खाने लगती है और चुड़ैल उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, तो बताओ कैसे लगे तुम्हें मेरे गोलगप्पे? अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे? मैंने तुम सबके लिए इतने मेहनत और प्यार से ये गोलगप्पे बनाए हैं और तुम्हें सिर्फ ये अच्छे लगे? नहीं चुड़ैल जी, अच्छे नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं और स्वादिष्ट भी है। ये हुई ना बात, शाबाश बबीता। अच्छा बताओ, पानी तीखा है ना? मेरे गोलगप्पों में कोई कमी तो नहीं? तीखा मीठा सब बढ़िया तो है ना? कहो शर्मिला। हे भगवान, ये कैसी आफत है। अगर मैंने इसकी तारीफ नहीं की तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे। क्या सोचने लगी? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से गोलगप्पे की चटनी बना दूंगी। अरे चुड़ैल जी, आपके बनाए गोलगप्पे तो बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ अपने गोलगप्पे बेचने। अगर तुम में से किसी ने भी होशियारी की तो मैं उसको मारकर उसके खून से गोलगप्पे का पानी बनाऊंगी, समझी? चुड़ैल गुफा से निकलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गोलगप्पे के ठेले को सजा धजा कर चल देती है। समय बीतता है और चुड़ैल अपने गोलगप्पों के सहारे गांव की सभी औरतों को अपनी गुफा में ले आया करती थी। ये सभी वारदातें देखकर गांव वाले डर जाते हैं और निवारण के लिए गांव से निकलकर बाबा भुजंगा के पास आते हैं, जहां सोहन बोलता है, बाबा हमारी मदद कीजिए, एक चुड़ैल हमारे गांव की सभी औरतों को उठा कर ले जा रही है। क्या तुमने उस चुड़ैल को देखा? हाँ बाबा, आज वो कुछ औरतों को एक गुफा में ले गई और अचानक से उसका दरवाजा बंद हो गया। वो रोज भेष बदलकर हमारे गांव के बाहर ही गोलगप्पों का ठेला लगाती है। ठीक है, फिर मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। बाबा गांव वालों को तरकीब बताते हैं और शाम होने के साथ गांव के पास एक बार फिर से वो भूतिया गोलगप्पे का ठेला और चुड़ैल प्रकट होते हैं और सोहन उसके पास आता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, आओ आ जाओ, बोलो कौन सा गोलगप्पा खाओगे तुम? ये मीठे लाल पानी वाला या ये हरे खट्टे पानी वाला? दोनों खिलाओ। सोहन गोलगप्पे खाते हुए उसके पैरों को देखता है जो उल्टे होते हैं। तभी बाबा के कहे अनुसार वो चुड़ैल से बोलता है, छी छी, ये कैसा गंदा सा गोलगप्पा है, कितना गंदा स्वाद है इसका। तूने मेरे बनाए गोलगप्पे को गंदा और बेस्वाद कहा? तेरी ये मजाल, मामूली इंसान, अब मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी, रुक। चुड़ैल गुस्से से उसे मारने ही वाली होती है कि तभी पेड़ के पीछे छुपे सभी गांव वाले और बाबा बाहर आकर बोलते हैं, रुक जा मूर्ख, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे गोलगप्पों को बेस्वाद कैसे कहा? रुक जा चुड़ैल, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? मृत्यु के बाद तू चुड़ैल बनकर गोलगप्पे क्यों बेचती है? मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दौर था जब मैं एक आम औरत थी जो यही गोलगप्पे लगाती थी, लेकिन कुछ व्यापारियों ने मुझे मेरे गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए मना किया। मैं नहीं मानी तो उन सभी ने मिलकर मुझे मार डाला, पर मैंने मरने के बाद भी गोलगप्पे बेचना नहीं छोड़ा। पर तू इन गांव वालों से क्या चाहती है और यहाँ से जाने का क्या लेगी? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे गोलगप्पों का ठेला कभी भी बंद ना हो। अगर कोई मेरे जाने के बाद भी मेरे गोलगप्पों के ठेले को चलाएगा तो मैं चली जाऊंगी, पर अगर कभी किसी ने इन गोलगप्पों में किसी प्रकार की कमी निकाली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हमें तेरी ये शर्त मंजूर है,
ठीक है, आज से मेरे गोलगप्पे की इस दुकान को सोहन संभालेगा। सुनो सोहन, मेरे इन ठेले का गोलगप्पा और पानी कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी खाओ। आज से तुम्हें इसे चलाना होगा। यमराज, मैं आ रही हूँ, आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इस तरह चुड़ैल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद उसकी भूतिया आत्मा को मोक्ष मिलता है, जिसके बाद सोहन उस गोलगप्पे के ठेले की जिम्मेदारी को संभाल लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।